हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी फंडामेंटल। आज के इस टॉपिक में हम लोग एसी से जुड़ी हुई ढेर सारी जो हमारी शब्दावलियां होती हैं, यानी जो हमारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उन सभी की स्टडी करेंगे वन बाय वन। इसीलिए आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं एसी फंडामेंटल की, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। चलिए यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं कि डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है। जब हम डीसी की बात करते हैं, दैट इज डायरेक्ट करंट, और एसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, बेसिकली। और जो हमारा एसी होता है वो क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता है, जबकि वो क्या होता है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। और ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन, यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रही है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये एसी क्या होता है, ये अपनी दिशा यानी डायरेक्शन ये चेंज करता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये हमारा होता है, ये होता है बाई डायरेक्शनल, वेयर एज ये हमारा होता है यूनी डायरेक्शनल। मतलब अगर ये जिस भी दिशा में है, जिस भी डायरेक्शन में है, ये उसी डायरेक्शन को ही लास्ट तक होल्ड करेगी, एग्जिस्ट करेगी, चाहे ये पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, ठीक है, प्लस वी माइनस वी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है। अब हमें स्टडी करनी है एसी की, तो हम एसी में देखते हैं, एसी टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। ये है हमारा एसी वेव। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको कुछ यूं दिखता है, ये मैंने बना दिया टाइम टी एंड दिस इज वीटी। अब सबसे पहले बात क्या आती है एसी फंडामेंटल के लिए, ये हमारी एसी वेव है, ओके। एसी करंट है या एसी वेव है, एसी सिग्नल है, आप जो भी मानना चाहें इसे मान सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये हमारा टाइम टी है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड को शो करता है। एम्पलीट्यूड मीन्स वोल्टेज यहाँ पे है। तो ये क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस अलग अलग टाइम पे टी के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये हमारा एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या करती है, ईच टाइम पे अपना जो वैल्यू है, अपना एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज करती रहती है। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ आके क्या हुआ, एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया, ये इसने अपनी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ आने में चेंज कर दी, इसीलिए इसे हम लोगों ने बाई डायरेक्शनल कहा था। ये देखिए, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हिंदी में इसको कहते हैं तात्क्षणिक मान। अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी तात्क्षणिक मान मीन्स इंस्टेंट पॉइंट पे वो पर्टिकुलर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिग्नल है, जो हमारा वेव है, वो क्या वैल्यू होल्ड करता है, कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर ये हमारा पूरा टी है, चलिए मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारा कोई टाइम होगा T1, यहाँ पे हमारा कोई टाइम होगा T2, यहाँ हमारा कोई टाइम होगा T3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इस T1 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है। इस T1 के लिए ये एम्पलीट्यूड यानी इसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है। चलिए यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने, ये हमारा V था, इसको हम लोगों ने मान लिया x1 है। फिर अगर T2 के लिए मान लिया तो ये हो जाएगा हमारा x2। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए
इसे कहते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू। उस तात्क्षणिक मान, मतलब उस क्षण वो पर्टिकुलर सिग्नल या वेव कितनी वैल्यू, कितना एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड होल्ड करता है। T3 के लिए अगर हम लोगों ने देखा तो T3 के लिए अगर हम देखें तो हमारी वैल्यू, अगर हम लोगों ने मान लिया x3 है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब इंस्टैंटेनियस वैल्यू की बात करें, इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या हुआ, पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे वो सिग्नल या वेव पर्टिकुलर उसी क्षण, उसी टाइम पे कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, दैट इज इंस्टैंटेनियस वैल्यू। ये डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि इंस्टैंटेनियस वैल्यू आर द वैल्यू ऑफ सिग्नल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी तात्क्षणिक मान पे वो सिग्नल का कितना वैल्यू होता है, उसी को हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि T1 पे वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे x1, T2 पे वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे x2, T3 पे वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे x3। दीज आर द इंस्टैंटेनियस वैल्यूज, ठीक है। और जब भी हम इसे शो करते हैं तो हम इसे स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। इंस्टैंटेनियस वैल्यू को स्मॉल लेटर यानी स्मॉल v, स्मॉल i, ठीक है, ये हमारा स्मॉल लेटर में हम इसे शो करते हैं। इसके बाद हमारा आता है जो हमारा सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है, इसके बाद वो आती है हमारी पीक वैल्यू, इसी को कहते हैं क्रेस्ट वैल्यू, पीक वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू, और इसी को आप कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, डिफरेंट नाम से, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक्चुअली, ठीक है। अब ये पूरा हमारा एम्पलीट्यूड ही तो है, सारा हमारा एम्पलीट्यूड है, लेकिन पीक, इसी को आप कहते हैं शिखर मान, हिंदी में इसे कहते हैं शिखर मान, यानी उच्चतम मान, ठीक है। अब ये जो पीक वैल्यू है, ये यहां से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे T1 टाइम पे हमारी वैल्यू x1 थी, T2 पे x2, T3 पे x3, लेकिन अगर हम पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, शिखर मान की बात करें, तो हमें सबसे ज्यादा जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कुछ यहाँ मिल रहा है, ठीक है, वो हमें कुछ यहाँ शो हो रहा है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, T5 पे मान लीजिए हमें हमारा पीक वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू जो भी यहाँ पे होगी वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल रही है हमारी x5, तो हम कहेंगे कि इस साइन वेव के लिए या इस अल्टरन AC वेव के लिए हमारी पीक वैल्यू या क्रेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो हमें मैक्सिमम रेंज पे मिलेगा। और ये हमें जिस भी टाइम पे मिलेगा, जिस भी इंस्टेंट टाइम पे मिलेगा, हम बताएंगे कि हमें उस इंस्टेंट टाइम T5 पे हमें क्या मिल रहा है, हमारा x5 मिल रहा है, जो हमारा पीक वैल्यू है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, ये आप इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि पीक वैल्यू या क्रेस्ट वैल्यू क्या है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन चेंजिंग सिग्नल। अगर मैंने यहाँ पे बताया है कि ये हमारा पीक पॉइंट है, तो क्या ये हमारा पीक पॉइंट नहीं है क्या? ये भी तो हमारा पीक पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी हमारा पीक पॉइंट है, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी क्या होगी, वो भी हमारी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है विदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे ये पॉजिटिव में मिले हमें या फिर नेगेटिव में मिले। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा साइकिल यानी चक्र। जब भी हम साइन वेव बनाते हैं या एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ ऐसे करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमने 0 से अपनी वैल्यू स्टार्ट की और हम पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गए,
फिर हम नेगेटिव डायरेक्शन में गए और नेगेटिव डायरेक्शन से जैसे ही हम 0 पे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम जहाँ से स्टार्ट किए थे हम वहीं पे आ गए। ठीक है, हमने 0 से शुरू किया था, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाके हम कहाँ आ गए, 0 वाली पोजीशन की जगह पे आ गए। मतलब हमने जहाँ से शुरू किया था हमने वहीं पे एंड कर दिया। ये हमारी प्रक्रिया जो है फिर से यहीं से शुरू हो जाती है। फिर से यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचते हैं हम फिर से उसी साइकिल को क्या करते हैं, रिपीट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे तो जो हमारा साइकिल कहलाता है वो ये होल जो भी हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है ये सभी साइकिल है। जैसे ही हमारा सिग्नल 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर डायरेक्शन चेंज होके नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ये जो हमारा होल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा साइकिल कहलाता है। ठीक है, यानी साइकिल क्या हो सकती है, साइकिल बहुत लंबी हो सकती है हमारी। ठीक है, कि हम जहाँ से शुरू किए फिर हमने यहाँ पे ख़त्म किया, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, तो हम रिपीट करके साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल बना सकते हैं। लेकिन बात आती है 1 साइकिल की। 1 साइकिल क्या होता है, तो 1 साइकिल क्या होता है, मतलब एक चक्र क्या होता है। एक चक्र क्या हुआ, एक चक्र का मतलब आपने 0 से स्टार्ट किया, आप जैसे ही पहले आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, फिर आप नेगेटिव डायरेक्शन में आए, और नेगेटिव डायरेक्शन में आने के बाद जो हमारा मिनिमम स्पैन होता है, जहाँ पे हमारी मिनिमम रेंज होती है कि हम जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था और पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के बाद हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो अगर मैं चक्र की बात करूँ तो ये सभी चक्र हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होके यहाँ तक, इस वैल्यू तक जो है ये सभी साइकिल को शो कर रहा है। ठीक है, ये सभी साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं 1 साइकिल की बात करूँ तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आते ही हम जहाँ से शुरू किए थे हम उसी पॉइंट पे आके रुक गए। ठीक है, तो हमारा 1 साइकिल क्या हुआ कि ये मिनिमम रेंज, मिनिमम स्पैन, जहाँ पे हमारी साइकिल जाके जहाँ पे रुकती है हमारी साइकिल और जहाँ से हमारी साइकिल फिर से रिपीट होना शुरू कर देती है, तो हमें फिर से रिपीट नहीं करना है। जहाँ पे वो रिपीट करना शुरू कर रही है वहीं पे हम रुक जाते हैं, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ से जहाँ पे हम रुके वहाँ तक के का जो स्पैन होता है वो हमारी 1 साइकिल होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि साइकिल क्या है तो आप कहेंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज को भी साइकिल कहते हैं। ये सभी साइकिल ही है क्योंकि ये सभी क्या है, सारे साइकिल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर बात किया 1 साइकिल की तो 1 साइकिल क्या है, मिनिमम स्पैन है, मिनिमम रेंज है जहाँ से हमारी साइकिल फिर से रिपीट होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे ये फर्स्ट साइकिल हुआ, यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, ये हमारा सेकंड साइकिल हुआ। ठीक है, तो ढेर सारे। लेकिन जो 1 साइकिल की डिफिनीशन है वो क्या है, कहीं से आप ले सकते हैं कि अगर आपने यहाँ से शुरू किया है तो आप ले सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने साइकिल शुरू किया और जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं हमारी साइकिल कंप्लीट हुई, फिर यहाँ से क्या हुआ, हम फिर से साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बताएगी, 1 साइकिल बताएगी। इसे आप कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको क्या कहना है कि आप जहाँ से आपकी वेव स्टार्ट होती है वहाँ से वो मिनिमम स्पैन जहाँ पे वो फिर से वेव रिपीट होना शुरू कर देती है वहाँ तक के स्पैन को हम क्या कहते हैं, 1 साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे डेफिनेशन को लिख लीजिएगा कि 1 साइकिल क्या हुआ, मिनिमम स्पैन आफ्टर विच द वेव फॉर्म रिपीट इज कॉल्ड 1 साइकिल। ओके, हमारा नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है टाइम पीरियड, यानी आवर्त काल। ये क्या होता है, नाम से तो लग रहा है कि ये कुछ टाइम ही है। अब ये टाइम ही है तो फिर कौन सा टाइम है, कहाँ तक का टाइम है, कितना टाइम है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 1 साइकिल पढ़ी, यहाँ से यहाँ तक हमारी 1 साइकिल होती है क्योंकि यहीं पे हमारी वैल्यू यहाँ से जाते ही फिर से रिपीट होना शुरू कर देती है। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये हमारी यहाँ से
यहाँ तक की 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है। और ये क्या है, ये टाइम तो है, ये एक्सिस क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली कि किसी भी वेरिंग क्वांटिटी मतलब जो भी आप यहाँ पे वोल्टेज हो या फिर आपका करंट हो, किसी कोई भी वेरिंग क्वांटिटी हो, वेरिंग मतलब जो टाइम के साथ बदलती रहती है, ठीक है। तो किसी भी वेरिंग क्वांटिटी के द्वारा 1 साइकिल कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे ही हम कहते हैं उसका आवर्तकाल। अगर जैसे यहाँ से हमारा यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट करने में जो हमारा टाइम लगा दैट इज टी, आवर्तकाल, ठीक है। अब ये आवर्तकाल है, मतलब ये क्या मैंने बोला कि 1 साइकिल में कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में, वही है आवर्तकाल। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट ऑफ कोर्स इसका यूनिट जो होगा वो होगा सेकेंड्स, ठीक है। इसी को ये कहते हैं या फिर आप इसी को कहते हैं सेकेंड्स पर साइकिल, मतलब उस वेरिंग क्वांटिटी द्वारा टेकन टाइम, लिया गया समय पर साइकिल, मतलब एक साइकिल में किसी वेरिंग क्वांटिटी द्वारा लिया गया समय, इसी को कह देते हैं सेकेंड्स पर साइकिल, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है, अगर आपने 1 साइकिल पढ़ लिया, 1 साइकिल पढ़ा कि जहाँ से आपकी वेव फॉर्म शुरू होती है और जहाँ पे वो ख़त्म होती है, जहाँ से वो रिपीट होना फिर से शुरू हो जाती है, वहीं पे हम उसको रोक देते हैं और वहाँ से और स्टार्टिंग पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो पूरा साइकिल हमारा 1 साइकिल कहलाता है, ठीक है। आवर्तकाल देखा, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या हुआ कि हमारा 1 साइकिल कंप्लीट होने में लगा हुआ समय, यानी क्या हुआ कि एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब ये क्या कह रही है कि उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक सेकेंड में वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जितना भी साइकिल बना लेती है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब इसने क्या कहा, इसने कहा कि 1, यहाँ पे आवर्तकाल में हम लोगों ने वो देख लिया था, ये क्या कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितने साइकिल आप बना रहे हैं वही इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यानी इसी को कहा गया साइकिल पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक सेकेंड में कितनी साइकिल बनी हुई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि आवर्तकाल ने क्या कहा था, उसने कहा था कि एक साइकिल में जितना समय लग रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है कि एक सेकंड में जितना साइकिल बन रहा है। मतलब सबसे पहले इसे देख लीजिए, इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है, फ्रीक्वेंसी कह रही है साइकिल पर सेकंड, यानी साइकिल पर सेकंड। आवर्तकाल क्या कहता था, सेकंड पर साइकिल, मतलब टेकन टाइम यानी सेकंड पर साइकिल। यानी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑपोजिट रिलेशन मिल रहा है, मतलब कुछ विपरीत संबंध देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, अगर हम कह सकते हैं कि ये विपरीत संबंध स्थापित कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा इनके बीच में रिलेशन है, यहाँ पे देख लेते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन है वो है हमारा F इज इक्वल टू 1/t या T इज इक्वल टू 1/f। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। F है फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट क्या है, साइकिल पर सेकेंड है, या इसकी यूनिट को हम क्या डिनोट करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है, हर्ट्ज में, ठीक। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों के बीच में।
अब बात करते हैं कि फेजर क्या होता है। जब भी आप देखते हैं कि आपके साइन वेव का इक्वेशन लिखा होता है इस तरह से, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों ऐसे शो किया गया है। ठीक है, यही जो इस तरह से आप साइन वेव का इक्वेशन शो करते हैं, यही है फेजर फॉर्म में। फेजर यही होता है। फेजर एक्चुअली क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तरीका होता है किसी भी साइन वेव के एम्पलीट्यूड को दिखाने की, उसके साथ ही उसके फेज को दिखाने का एक नोटेशन होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम फेज को भी दिखाते हैं और उसके साथ ही एम्पलीट्यूड को भी दिखाते हैं। जैसे आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, तो यही है फेजर रिप्रेजेंटेशन यही है कि आपका ये VT स्मॉल लेटर है ना, तो यानी ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। और ये VM क्या शो कर रहा है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो आपका क्रेस्ट वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, पीक वैल्यू था, वो ये है जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फेजर फॉर्म है, फेजर फॉर्म में आपने देखा तो ये क्या कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड भी दिखा रहा है किसी साइन वेव का, उसके साथ ही क्या दिखा रहा है, फेज को भी दिखा रहा है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे को ही हम फेजर कहते हैं। ठीक है, फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमारा ये हो गया और फेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम डिफरेंट टाइप से दिखा सकते हैं। ये T है तो यानी ये टाइम डोमेन में दिखा रहा है, और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फेजर समझ में आ गया ना आपको कि फेजर क्या है। फेजर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी साइनोसॉइडल वेव की, मतलब किसी साइन वेव का क्या दिखा रहा है, वो रिप्रेजेंट कर दे रहा है उसका एम्पलीट्यूड एज वेल एज उसका फेज। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि फेज क्या होता है। अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा वो ये देखा कि हम लोग ऐसे फेजर रिप्रेजेंटेशन करते थे जिसमें वो एम्पलीट्यूड भी बताता था, उसके साथ साथ ही फेज बताता था। तो अब यही फेज जो है, ये जो फेज बता रहा है, यही हमें पढ़ना है कि फेज क्या बता रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमेगा टी, दैट इज यही आपका फेज है ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। ओमेगा को आप जानते हैं कोणीय वेग या एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा जो फेज है, तो हमारा ये फेज क्या दिखा रहा है, अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो फेज क्या दिखा रहा है, टाइम के साथ। इट इज रिप्रेजेंट फेज ऑफ ए फेजर इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन। ओके, तो फेज क्या दिखा रहा है, फेज दिखा रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस वेव का या उस सिग्नल का कोणीय वेग कितना है, वो आपको दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है ओमेगा टी। मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तरह से एंगुलर पोजीशन बता रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंटेनियस टाइम पे। आप यहाँ पे इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में आपको ओमेगा टी या थीटा दिखाया गया है। यही है आपका, यही आप थीटा कहते हैं या फिर आप इसे ओमेगा टी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पे उस सिग्नल का क्या है, एंगुलर पोजीशन कितना है, उसी को हम कहते हैं फेज। ठीक, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा हमारा एंगुलर स्पीड है तो उसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब हमें ओमेगा टी का निकालना है, तो ओमेगा का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड इंटू टी का सेकेंड, मीन्स टी कैंसिल आउट। तो ओमेगा टी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओमेगा टी की यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेडियन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेज डिफरेंस। हिंदी में आप इसे कलांतर कहते हैं। कलांतर मतलब कला का अंतर, फेज का डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा कि फेज क्या होता था, वो एंगुलर पोजीशन बताता था। यानी अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो वो क्या बताएगा, वो दो वेवफॉर्म के बीच में
जो एंगुलर पोजीशन में जो अंतर होगा उसको बताएगा। एक वेव फॉर्म का एंगुलर पोजीशन आपने देख लिया फेज में, ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या बताएगा कि दो वेव फॉर्म के बीच में या 3 वेव फॉर्म है तो उनमें से किसी भी पर्टिकुलर 2 के बीच में, ठीक है, मतलब 2 वेव फॉर्म में मिनिमम 2 की बात करते हैं, तो 2 वेव फॉर्म के बीच के एंगुलर पोजीशन जो भी होंगे उनके बीच का डिफरेंस बताएगा, कला का अंतर बताएगा। 2 कलाएं कब होंगी? जब 2 वेव्स होंगी, ठीक है, तभी 2 फेज होंगे, ठीक, तो उनके बीच का क्या डिफरेंस है, आप इसे फिगर से समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 वेव बनाया है, फर्स्ट इज ब्लैक, ओके, सेकेंड इज ब्लू। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हमारा फेज बता रहा है, क्योंकि फेज को हम WT या थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा फेज बता रहा है, डिफरेंट फेज। सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 में देखते हैं। फिगर नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो पहला वेव है फर्स्ट, जिसे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया गया, एंड सेकेंड वन इज ब्लू, ठीक। तो फर्स्ट जो हमारा ब्लैक कलर से शो हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ एक चीज और नोट पॉइंट दिमाग में रखिए कि ये डिफरेंस तो बता रहा है किसके रिगार्डिंग देयर रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव विथ 0 क्रॉसिंग, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव विथ 0 क्रॉसिंग, मतलब जैसे ही वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, वहां से हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फेज डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहां से आप समझिए, यहाँ पे आपका ब्लैक वाला जो वेव है वो यहाँ पे है कुछ, सेकंड वाला ब्लू वाला वो हमारा कुछ यहाँ पे है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये आगे कुछ इस तरह से होंगे, आगे ये कुछ इस तरह से जाएंगे, ब्लू वाला भी कुछ ऐसे ही जाएगा आपका, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ से जो भी हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस कर रहा है यहाँ से सिग्नल 0 रेफरेंस के साथ, रिगार्डिंग 0 रेफरेंस, ये यही है हमारा 0 रेफरेंस, ये जो हमारा लाइन है, ठीक है। तो 0 रेफरेंस से जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बिल्कुल सेम एंगुलर पोजीशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो नेगेटिव से पॉजिटिव 0 क्रॉसिंग हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही 0 रेफरेंस से ये क्रॉस हो रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है, यही तो है एंगुलर पोजीशन का ही तो डिफरेंस निकालना है हमें। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं। ब्लू वाले ब्लैक वाले वेव फॉर्म के लिए जो हमारा यहाँ पे एंगुलर पोजीशन है, सेम वही ब्लू वाले वेव के लिए भी हमारा एंगुलर पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस, यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है, हमें 0 फेज डिफरेंस मिल जाएगा। अगर हम इस वाले फिगर की बात करें, यहाँ पे देखिएगा दोनों का एंगुलर पोजीशन जो है वो सेम है, इसीलिए हमें एंगुलर पोजीशन का ही तो डिफरेंस निकालना है, फेज का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे दोनों वेव जैसे ही 0 क्रॉसिंग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इनका जो पोजीशन है वो सेम हो जा रहा है। तो हम अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें 0 मिलेगा, मीन्स हमारा फेज डिफरेंस हमें 0 मिलता है। अब हम सेकेंड फिगर की बात करते हैं। सेकेंड फिगर में अगर देखें तो सेकेंड फिगर में क्या हो रहा है, सेकेंड फिगर में देखना है कि जैसे ही हमारा 0 से नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे वेव्स जा रहे हैं, ये आगे आप कुछ ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो हमारा ओमेगा टी या थीटा था ये कुछ अलग मिल रहा है, यहाँ पे हमारा अलग मिल रहा है। ध्यान से आप उस फिगर को देखिए, यहाँ पे यही हमारा ओमेगा थीटा था, ये लाइन मतलब ये हमारा रिगार्डिंग जो पॉइंट था, फेज था। यहाँ पे हमारी जो ये ब्लैक वाली जो हमारी वेव है वो जब क्रॉसिंग कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो वो कुछ यहाँ पे मिल रही है, अगली वाली यहाँ मिल रही है। मतलब यहाँ पे अगर फेज की बात करें
तो फेज जो हमें मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, पोजीशन जो मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है। यानी इन दोनों का पहले वाले का फेज यहाँ पे मिल रहा है, दूसरे वेव का यहाँ। तो अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए फेज डिफरेंस यहाँ पे φ1 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें फेज डिफरेंस मिल जा रहा है φ1। ये है हमारा फेज डिफरेंस का टाइप। फेज डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है। अब देखते हैं कि फेज डिफरेंस के कंडीशन कौन कौन से बन सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच में, वो हमारी एंगुलर पोजीशन जो है वो सेम है, यानी फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है। इसी को हम लोग कहते हैं सेम फेज या समकला, यानी या इनका फेज डिफरेंस क्या होता है 0। अब एक कंडीशन आ सकती है कि हमारी जो वेव है उसका फेज क्या हो सकता है, कुछ यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे हो रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी वेव, हमारा रेफरेंस पॉइंट तो ये था, हमारा रेफरेंस पॉइंट ये था, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट से क्या हो रही है, पीछे चल रही है, लैग कर रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लें कि ये जो हमारा फेज डिफरेंस है ये φ1 है, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि ये लैग कर रही है, पीछे चल रही है, पश्चगामी कहते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, थर्ड कंडीशन में क्या देख रहे हैं हम लोग, थर्ड कंडीशन में क्या है कि हमारे जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा ये है, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये था, लेकिन हमारी वेव कहाँ से शुरू हो रही है, आगे चली जा रही है, अग्रगामी, आगे बढ़ के चल रही है। तो अगर यहाँ पे हम फेज डिफरेंस देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसे हम लोगों ने φ2 मान लिया तो ये हमारा φ2 हो जाएगा अग्रगामी में, और ये हमारा हो जाएगा φ1। अब इसे डिनोट कैसे कहते हैं, ये